फ्रेंड्स, कैसे हो? आप सभी की जो तैयारी है जो बढ़िया ज़बरदस्त चल रही होगी, ठीक है? तो हमारा यहाँ पे अब चलते हैं, हमारा मिडवाइफ़री चल रहा है। मिडवाइफ़री में हमारा है बिहार एएनएम की मिडवाइफ़री। टॉपिक नंबर है 6, ठीक है? टॉपिक नंबर 6 में क्या है, जो 5th और 6th था दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं, बस थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। उसमें सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी की काउंसलिंग का था यहाँ पे, माँ और उसके परिवार, मतलब मदर, प्रेग्नेंट लेडी एंड उसकी फैमिली। क्योंकि अगर जब तक फैमिली की सही काउंसलिंग नहीं होगी, वो मदर जो होगी प्रेग्नेंट लेडी, उसका भी कोऑपरेट सही से नहीं करेंगे या फिर उसके सेहत के या हेल्थ के बारे में ज़्यादा वो अवेयर नहीं होंगे, तो वो चीज़ों को ऐसे फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी माँ के साथ-साथ फैमिली एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है? तो आज की हम क्लास में देखते हैं कि मदर एंड फैमिली कैसे काउंसलिंग करना है, क्या-क्या उन्हें चीज़ें बतानी हैं, ठीक है? यहाँ पे काउंसलिंग क्या है और इसका महत्व क्या है? व्हाट इज़ काउंसलिंग, ठीक है? तो काउंसलिंग क्या है, इसके बारे में पहले समझते हैं, देन इसके एम्स के बारे में समझते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ठीक है? तो परामर्श की जानकारी देना होती है। वैसे काउंसलिंग ऐसी चीज़ नहीं है, आप ये जो थ्योरी है इससे अलग माइंड में अपने रिलेट करो कि व्हाट इज़ काउंसलिंग। खुद से आप आंसर आपके अंदर से ही निकल के आ जाएगा कि काउंसलिंग क्या है। काउंसलिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर कोई भी पर्सन है, बहुत ज़्यादा परेशान है किसी चीज़ को लेके, कन्फ्यूज़ में है, ठीक है? तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। जब जो कोई पर्सन है वो डिप्रेशन में जा रहा है या किसी चीज़ का शिकार हो रहा है, वहाँ पे शुरुआत में नहीं कि बस कन्फ्यूजन में हो गया, वो उसके ऊपर वो चीज़ें जो है हावी हो गई हैं, वहाँ पे हमें क्या करना है, काउंसलिंग की नीड पड़ जाती है, ठीक है? तो परामर्श केवल जानकारी देना नहीं होता, यहाँ पे ये नहीं कि हमें बस इस अगर कोई इंसान है इस चीज़ से कन्फ्यूज़ है, ठीक है, ये है एक पर्सन, ये एक चीज़, कोई बात है जिससे वो बहुत परेशान है, ठीक है? तो इसके बारे में सिर्फ जानकारी देना नहीं है कि ये कौन-सी बात है, इसको कैसे क्या हो सकता है, ऐसा नहीं। इस चीज़ का, जिस चीज़ का जो बात है, उसका पूरा सॉल्यूशन देना, उसका समाधान करना, उसकी शंकाओं का समाधान करना होता है। उन्हें सही स्वास्थ्य निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना होता है यहाँ पे, ठीक है? जो प्रेग्नेंट लेडी हो गई, वहाँ पे एएनएम क्या करती है, परिवार की समस्याओं को सुनती है, उनकी क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनकी जो शंकाएँ कुछ होते हैं, उनके ऐसी मिथ्य जो झूठे चीज़ें होती हैं कि उन्हें ये होता है कि ऐसा होने से ऐसा हो जाता है। तो उनकी जो शंकाएँ हैं, झूठी चीज़ें हैं, रूढ़िवादिता है, उनको दूर करने की कोशिश करना है। फ़ोर्सफुली कुछ भी नहीं करना है, वहाँ पे उनकी लैंग्वेज में उनके तरीके से समझाना है, आपको सही और गलत बताना है, ठीक है? उन्हें सही और स्वास्थ्य निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना है। आपको फ़ोर्सफुली उन्हें बोलना नहीं है कि यही करना है तुम्हें, बस प्रेरित करना है उन्हें, काउंसलिंग ये होती है, ठीक है? अब हम देखते हैं एएनएम के रूप में परामर्श के मुख्य उद्देश्य कौन-कौन से। एम्स यहाँ पे हम देख लेते हैं, व्हाट इज़ एम। तो सुरक्षित स्वास्थ्य, संस्थागत प्रसव, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए बोलना है उनको। आप अगर कम्युनिटी में जा रहे हैं तो वहाँ पे काउंसलिंग के लिए क्या बोलेंगे, सबसे फर्स्टली तो आपका यही रहेगा, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना, कि होम डिलीवरी कम से कम हो, जिससे कि जो हाई रिस्क होते हैं, केसेस होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको रिड्यूस किया जा सके, ठीक है? यहाँ पे मातृ शिशु मृत्यु दर, जिसे एमएमआर एंड आईएमआर भी कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे मदर मर्टलिटी रेट हो गया, यहाँ पे इन्फेंट मदर मर्टलिटी रेट, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, कमी लाना। जब हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेंगे तो ऑटोमेटिक इसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी तो तुरंत हमें यहाँ पे हॉस्पिटल में चीज़ें जो होती हैं, फैसिलिटीज़ जो होती हैं, मिल जाती हैं टाइमली, ठीक है? तो ये रेट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, ठीक है? बिहार सरकार क्या करती है, अपनी-अपनी अलग-अलग स्टेट्स जो गवर्नमेंट्स होती हैं, वो अलग-अलग योजनाएँ निकालती हैं, जिसके तहत वो इन सारी चीज़ों को, जो रिस्क है, उनको कम कर सकें। यहाँ पे जननी सुरक्षा वो योजना जेएसवाई और जननी शिशु सुरक्षा योजना जैसे एसएसआरके के प्रति जागरूकता फैलाई, ये हमारे यूपी में भी है और बिहार में भी है, ठीक है? इनके चीज़ों के बारे में, इनके लाभ, इनके जो बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट क्या-क्या उनको चीज़ें दे रही है, उनके बारे में लोगों को बताना, ठीक है? परिवार नियोजन और सही पोषण के प्रति व्यवहार परिवर्तन लाना। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, पॉपुलेशन जो हमारी है इंडिया की, डे बाय डे जो होती है वो बढ़ती जा रही है, तो हमें क्या करना है वहाँ पे कि परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग के बारे में भी लोगों को बताना है। और न्यूट्रिशन, जो डिलीवरी अब होता है वहाँ पे, जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा न्यूट्रिशन, क्योंकि अगर सही पोषण न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा प्रेग्नेंट लेडी को, क्या होगा, एनीमिक हो जाएगी। सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी के अवेयर होने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका जो सपोर्ट करते हैं उस टाइम पे फैमिली वाले करते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो फैमिली वालों के सामने भी उनको भी एजुकेट करना है कि क्या ज़रूरी है, क्या नहीं, ठीक है? तो आगे हम चलते हैं, यहाँ पे है एंटीनेटल पीरियड, प्रसव पूर्व अवधि। एंटीनेटल क्या होता है, डिलीवरी से पहले का टाइम। उस टाइम पे हम क्या काउंसलिंग
ज़रूरी हो जाती है। वहाँ पे क्या होता है, प्रसव पूर्व अवधि का समय है, जब एक महिला जो होती है, प्रेग्नेंट लेडी होती है, उस दौरान सभी देखभाल या परामर्श से जो माँ और बच्चे दोनों की जान बचा सकता है, ठीक है। वहाँ पे जो एक इफ़ेक्टिव काउंसलिंग होती है, वहाँ पे एक मदर एंड बेबीज़ की दोनों की जान बचा सकते हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए आप कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपका, कि महज़ आपकी काउंसलिंग से ही 2 जान बच रही हैं, ठीक है। तो आपको इफ़ेक्टिव काउंसलिंग का मेथड जो है यूज़ करना है। वहाँ पे क्या करना है, एएनएम को कम से कम 4 एएनसी क्या करनी है, जब डिलीवरी टाइम है 9 मंथ, तो उस टाइम पे क्या करना है हमें, कम से कम मिनिमम, वैसे तो मैक्सिमम 6 कर सकते हो नॉर्मली, ठीक है, बट कम से कम आपको 4 एएनसी एंटीनेटल केयर जांच के लिए सुनिश्चित करनी है। आपको 4 बार ज़रूर आपको विजिट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिशन एंड डाइट। न्यूट्रिशन एंड डाइट में क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंस हो जाती है, तो न्यूट्रिशन एंड डाइट की देख लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान जो होते हैं, प्रेग्नेंट महिला जो होती है, लेडी होती है, सामान्य से अधिक ऊर्जा और पोषक तत्वों की नीड हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, जो नॉर्मली जितनी बॉडी को रिक्वायर है, ठीक है, हमारे पोषक तत्व हो गए, एनर्जी की, उससे कहीं गुना थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ों की जो आवश्यकता हो जाती है, अगर हम नहीं लेते हैं तो हम क्या, वहाँ पे क्या हो जाते हैं, एनीमिक हो जाते हैं, वीकनेस हो जाती है, अदर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, आयरन और फॉलिक एसिड। आयरन और फॉलिक एसिड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारा जो आयरन होता है, ये एचबी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि हमारा खून जो होता है बैलेंस होता है, बना रहता है। गर्भावस्था के चौथे महीने या 14 सप्ताह में आईएफए की एक गोली रोजाना 180 दिनों तक खाने की सलाह दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे 4th मंथ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर को छोड़ के सेकंड ट्राइमेस्टर भी बोल सकते हैं, यहाँ पर 4th मंथ या 14th वीक भी बोल सकते हैं। वहाँ से क्या करते हैं, आईएफए की एक गोली लेते हैं, डेली स्टार्ट करते हैं, कब तक खाते हैं, 180 दिन, 180 डेज के लिए खाते हैं। उन्हें बताएं कि गोली को नींबू पानी या विटामिन सी युक्त भोजन के साथ लें, ठीक है। यहाँ पे नींबू पानी का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो आईएफए होती है हमारी आयरन, वो विटामिन सी के साथ में जल्दी से और भी ज़्यादा ग्रोथ करती है, मतलब इसके साथ उसे सपोर्ट, इसे दोस्त बोल सकते हैं। जैसे आईएफए का दोस्त जो होता है आयरन, उसका दोस्त होता है हमारा विटामिन सी। दुश्मन कौन हो जाता है, हमारा दूध हो जाता है, मिल्क, कैल्शियम, क्योंकि मिल्क भी क्यों, क्योंकि उसमें कैल्शियम हो जाता है, ठीक है। तो हमारा एनिमी हो जाता है यहाँ पे कैल्शियम, और जो फ्रेंड्स हो जाता है हमारा विटामिन सी, ठीक है। तो उन्हें कोशिश करने के लिए बोलना है कि ज़्यादा आईएफए की जो टैबलेट है उसे विटामिन सी के साथ लें। विटामिन सी कैसे मिलेगा, उन्हें नींबू पानी से मिल सकता है नॉर्मली घर पे, ठीक। चाय या कॉफ़ी के साथ बिल्कुल भी नहीं लेना। और कैल्शियम की अगर मेडिसिन भी ले रहे हैं साथ में, अगर कैल्शियम की बॉडी में रिक्वायर है, तो मैक्सिमम मिनिमम 1 आवर्स का गैप होना ही चाहिए, ठीक है, दोनों मेडिसिन के बीच में, आईएफए एंड कैल्शियम। कैल्शियम गर्भवती महिला को कैल्शियम की गोली दिन में 2 बार देते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग। कितना डोज होता है, 1000 डोज, ठीक है। अलग अलग ये प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हो सकता है कितनी बॉडी को रिक्वायर है। बताएं कि आईएफए के स्थान पर ना खाएं, साथ ना खाएं। देखो यहाँ पे दिया भी गया है कि आईएफए की जो टैबलेट आयरन की, उसके साथ बिल्कुल भी नहीं लेना है। भोजन की मात्रा, महिला को दिन में 2 बार मुख्य भोजन से 2 बार पौष्टिक नाश्ता करना है। उन्हें ब्रेकफास्ट में क्या कर सकते हैं, वहाँ पे भुना हुआ चना खा सकते हैं, एंड गुड़, सत्तू, दलिया, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे हल्का हल्का भोजन लेना है उनको, और बार बार लेना है, ठीक है। 2 बार तो पौष्टिक नाश्ता उन्हें ज़रूर करना है। हरी सब्जियाँ पे जो वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो जाती हैं, उनका भी यूज़ करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मौसमी चीज़ों का यूज़ करना है, क्योंकि वो ईजिली मिल जाती हैं। और जो हमारे रूरल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा इन सारी चीज़ों की काउंसलिंग की ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ये झूठ हो चुका है कि जो महंगी चीज़ें हैं बस उन्हीं को खाने से हमें एनर्जी मिलती है, इम्यूनिटी मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों, और उनसे हमें चीज़ें मिल रही हैं, जैसे घर पे हमारा क्या हो गया, अगर आयरन की टैबलेट आयरन की टैबलेट के साथ में हम क्या पे ग्रीन लीफी ले सकते हैं, तो पालक में भी मिलता है, ये घर पे ईजिली मिल जाता है। प्रोटीन्स के लिए हमें दाल ले सकते हैं। तो अगर पनीर या सोयाबीन चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, दाल खा सकते हैं, तो उसमें भी प्रोटीन मिल जाता है। चना, खास चने की दाल ज़्यादा ले सकते हैं, किसमें ज़्यादा प्रोटीन है, इन सारी चीज़ों के बारे में उनको भी बताना है, ठीक है। बथुआ, सहजन और ताज़े फलों का सेवन पर जोर दें, जो उनके रिक्वायर जो अवेलेबल हों, उसमें क्या उनको लेना है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताना। रेस्ट एंड हाइजीन की बात करते हैं हम यहाँ पे। दिन में कम से कम 2 घंटे आराम और रात में 8 घंटे की नींद लेना अनिवार्य हो जाता है। कि किसके लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए, आप लोगों के लिए नहीं, ठीक है। फिर आप लोग 8 घंटे रात में, 2 घंटे दिन में, और 10 घंटे की नींद नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये है हमारा प्रेग्नेंट लेडी के लिए कि उसे 2 घंटे दिन में रेस्ट करना है, या फिर सो सकती है, ठीक है। 8 घंटे रात में नींद तो लेना ही लेना है उसे, ठीक। भारी वजन उठाने और कठिन
शारीरिक जो श्रम होते हैं उनसे बचने की सलाह देते हैं। भारी वेट यहाँ पे क्या करते हैं, जो हैवी वेट लिफ्टिंग होता है इसलिए अवॉइड करते हैं, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको उससे प्रॉब्लम्स होती है, वहाँ पे अबॉर्शन के भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अवॉइड करने के लिए उनको सलाह देनी है। व्यक्तिगत स्वच्छता, विशेषकर जननांगों की जो हमारे जेनिटल्स पार्ट होते हैं उनकी सफाई, मेंटेन हाइजीन जो होता है मेंटेन करके रखना, रोजाना स्नान के महत्व को समझाना। उनको ये सिर्फ नहीं बताना कि आपको हाइजीन मेंटेन करना है, आपको ये भी बताना आपको क्यों करना है, और नहीं करेंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के भी बारे में उनको बताना, प्रैक्टिकली समझाना। डेंजर साइन इन प्रेगनेंसी, अब डेंजरस साइन कौन कौन से होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। यहाँ पे गर्भवती महिला और उसके परिवार जो होता है, विशेष के पति या सास जो उनके बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं, जैसे हस्बैंड है उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, एंड जो उसकी सास माँ होती है, सासू माँ, वो उस टाइम पे ज़्यादा ख्याल रखती हैं उसका, तो उनको ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत हो जाती है। वहाँ पे को खतरे और संकेतों के बारे में शिक्षित करना, उनको जो आसपास के लोग हैं उनको ये बताना कि कैसे आपको साइन सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो क्या क्या उनको बताना है, खतरे के संकेत, संभावित कारण, खतरा, जैसे ठीक, ताकि वो उनको ये बताना कि कौन कौन से खतरे हैं और इनका क्या खतरा है। अगर जब बहुत ज़्यादा वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है या गर्भपात या प्लेसेंटा की समस्या हो रही है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो उनका मतलब ये अबॉर्शन या प्लेसेंटा की कोई प्रॉब्लम है, एब्यूटिव प्लेसेंटा है, कुछ है, तो उन्हें क्या करना है, ऐसी कंडीशन में तुरंत हॉस्पिटल ले जाना है। तेज़ सिर दर्द या धुंधला दिखाई देना, अगर लेडी ये बोल रही है कि मुझे चक्कर आ रहा है या मुझे हल्का धुंधला दिखाई दे रहा है, तो उस कंडीशन में भी उन्हें घर पे कुछ नहीं करना है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है। प्री इक्लम्सिया के चांसेस हो सकते हैं, अगर क्योंकि हाइपरटेंशन में जब होता है, उच्च रक्तचाप हो जाता है वहाँ पे, तो प्री इक्लम्सिया होता है, तो इस कंडीशन में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। चेहरे, हाथ या पैरों में अत्यधिक सूजन, अब आपको ऐसा अगर जो घर में जो हस्बैंड और सासू माँ हैं उनको ऐसा लग रहा है कि अगर जो हमारी लेडी है उसको क्या होता है, फेस पे फेशियल जो है स्वेलिंग हो रही है, हाथ पैरों में सूजन आ रहा है, ठीक है। तो उनको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में उनको बोलना है कि तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है, वहाँ पे रक्तचाप या गुर्दे की समस्या हो सकती है। इन्फेक्शन के, तेज़ बुखार आ रहा हो तो मतलब कोई इन्फेक्शन है बॉडी में, तब भी उन्हें कोई मेडिसिन खुद से नहीं देनी, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है ऐसी कंडीशन में। योनि से पानी छोड़ना या लीकिंग के समय में क्या होता है, प्रीटर्म रप्चर हो जाता है, जो प्रीटर्म रप्चर मतलब पहले ही जो हमारा रप्चर हो जाना, ठीक है। तो उसमें से क्या होता है, लीकिंग होने स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे। तो बच्चे का कम घूमना या ना घूमना, अगर आपको ऐसा लगे कि बच्चे का जो हलचल है वो नहीं हो रही है, ये मदर के लिए हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी आपको हॉस्पिटल जाना है। अब यहाँ पे क्या था, प्रसव की तैयारी और जटिलता के लिए तत्परता, यहाँ पे बर्थ प्रिपरेशंस क्या क्या करते हैं, ये हम घर वालों को, फैमिली वालों को बताते हैं कि आपको क्या क्या तैयारी करके रखनी। संस्थागत प्रसव की योजना, आपको क्या करना है, स्टेटिस्टिकल डिलीवरी के लिए योजना बना के रखनी, प्लानिंग। महिला और परिवार को नज़दीक के पीएससी, सीएससी या जिला अस्पताल में प्रसव कराने के लिए प्रेरित करना, उनको उनके रूट के बारे में बताना, वहाँ पे कैसे जाना है, क्या करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में पहले से ही प्लानिंग कर रखना। परिवहन व्यवस्था, आशा कार्यकर्ता की मदद से एम्बुलेंस या 102 या 108 नंबर की जानकारी दें, ठीक है। उनको ये बताएं कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप आशा के पास जाएँ, आशा आपको एम्बुलेंस बुलाएगी, 102 और 108 नंबर है यहाँ पे। तो 102 होता है जो हमारा ये प्रेग्नेंट लेडी एंड बच्चों के लिए होता है, 108 जो होता है हमारा कॉमन इमरजेंसी के लिए होता है, लेकिन हम अगर हम यह यहाँ पे 102 नहीं आ रहा था, हम 108 को भी बुला सकते हैं, क्योंकि ये भी एक इमरजेंसी होती है, ठीक है। पैसे की बचत, आपातकालीन स्थिति के लिए परिवार को कुछ पैसे बचा कर रखने की सलाह दें। ऐसी प्लानिंग करें कि आपको कुछ इमरजेंसी के लिए आपको जो घर पर है कुछ पैसे बचा के रखना है। आजकल डिजिटल सारी चीज़ें हो गई हैं, तो आपको कैश रखना है ऑनलाइन का, इन केस ऑनलाइन नहीं हो रहा तो आपको कैश अपने पास घर पे कुछ थोड़ा बहुत रखना है। रक्तदाता की पहचान, यहाँ पे क्या है, ब्लड ग्रुप की पहले से ही मैचिंग करवा के रखना, अगर एनीमिक मदर है तो पहले से ही रक्त जो डोनर है उसको ढूँढ के रखना कि इन केस इमरजेंसी हुई तो ये ब्लड डोनेट कर देंगे, ठीक है। रक्तस्राव की स्थिति के लिए पहले से ही एक स्वस्थ रक्तदाता की पहचान कर सकें, पहले से ही पता करके रखें, टेस्ट वेस्ट सारे करवा के रखें, अगर इनकेस इमरजेंसी में ब्लड डोनेशन मिल जाएगा। सरकारी योजना जैसे JSYC के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि, ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रुपये एक बार में बताएं। 1400 रुपये जो होते हैं एक बार में मिल जाते हैं, जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे 2 बार में मिलते हैं, आई थिंक 1000 मिलते हैं, वहाँ पे 1400 नहीं मिलते अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। अब ये कहते हैं इंटरनेटल पीरियड, प्रसव के दौरान परामर्श, यहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ चीज़ें हो जाती हैं हमारे पास, यह समय माँ और परिवार दोनों के लिए अत्यधिक तनावपूर्ण हो जाता है। एएनएम की भूमिका यहाँ पे ना केवल मेडिकल देखभाल करना होता है, बल्कि भावनात्मक इमोशनल सपोर्ट देना भी हो जाता है। ये इमोशनल सपोर्ट जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब अगर हम किसी को इमोशनली सपोर्ट करते हैं तो उन्हें ये लगता है कि कोई अपना सा है, तो उन्हें डर नहीं लगता है, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें कुछ बोलने में
कोई मतलब ऐसा नहीं, हिचकिचाहट नहीं होती कि वो तुरंत ओपनली सारी चीज़ें आपसे शेयर कर सकते हैं एज अ फ्रेंड्स। माँ के लिए परामर्श और सहायता, जो वहाँ पे माँ होती है उसके लिए हमें क्या बताना है, भय और चिंता दूर करना उनका क्या है, लेबर कक्ष, लेबर रूम में महिला को प्यार से बुलाएं, उसे सांत्वना दें और प्रक्रिया के बारे में समझाएं, उन्हें बताएं कि क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है, और कितना टाइम लगेगा समथिंग, ये सारी चीज़ें भी उन्हें पहले से ही एक्सप्लेन करना। सांस लेने की तकनीकी, जिसमें क्या होता है, प्रसव पीड़ा के दौरान महिला को लंबी और गहरी सांस लेने के लिए कहें। जब उसे बहुत ज़्यादा लेबर पेन हो रहा है तो उस टाइम पे क्या करना है, आपको गहरी और लंबी सांसें लेना है। इससे जो दर्द सहने की क्षमता बढ़ती है और बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन भी मिल जाती है। हाइड्रेशन, यदि डॉक्टर की अनुमति हो तो महिला को बीच बीच में पानी, नारियल पानी या ORS जैसी चीज़ें भी दें ताकि ऊर्जा बने। अगर एलएसएस का प्लान है तो वहाँ पे डॉक्टर से ज़रूर कंफर्मेशन कर लें। एलएसएस का प्लान होता है तो वहाँ पे एनपीओ रखना होता है, तो नहीं देना है, बिना पूछे नहीं देना है डॉक्टर से, ओके। यहाँ पे गतिशीलता की बात कर लेते हैं। प्रसव के पहले चरण में महिला को बिस्तर पर लेटे रहने के बजाय थोड़ा सा टहलने या आरामदायक स्थिति में बैठने की सलाह दें यदि कोई मेडिकल जटिलता ना हो। इन केस कोई ऐसी कोई डायग्नोसिस नहीं है जिसमें बैठने और चलने में कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें ये सारी चीज़ें ज़रूर बताएं। परिवार के लिए परामर्श, आप फैमिली के लिए क्या करेंगे, स्थिति की जानकारी, पति या सास को प्रसव की प्रगति के बारे में नियमित रूप से जानकारी देते हैं। जब तक लेडी लेबर रूम में है उसके बाहर बाहर खड़े अटेंडेंट को उनकी जो गतिविधि हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में उनको बीच-बीच में बताते रहना। तनाव प्रबंधन, परिवार को शांत रहने को कहें, उन्हें भरोसा दिलाएँ कि माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हाथों में हैं। उनको ये भरोसा दिलाना कि क्योंकि 2 जान होती है वहाँ पे, तो उनको ये सांत्वना देते रहना कि सुरक्षित हाथों में है और कुछ सारी चीज़ें सही से हो जाएँगी। अनावश्यक हस्तक्षेप से बचाओ, परिवार को प्रसव कक्ष में भीड़ ना लगाने दें। ये नहीं कि लेबर रूम में ही अटेंडेंट को बुला लिया जाए तो सांत्वना दिखाए, इतनी भी नहीं दिखानी, ठीक है? चिकित्सा कर्मचारियों को अपना काम करने देने की सलाह दें, ठीक है? इन अटेंडेंट को अपने कार्य में इंटरफेयर नहीं करने देना है। पोस्टनेटल पीरियड में क्या करते हैं, यहाँ पे लेबर तक हो गया, लेबर हो गया, यहाँ पे सब कुछ हो गया, ठीक है? बधाइयाँ हो गई। अब पोस्टनेटल पीरियड के बाद का हम टाइमिंग देखते हैं, उसमें क्या होता है? प्रसव के बाद पहले 42 डेज़ जो होते हैं, 6 सप्ताह, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि पोस्टनेटल पीरियड कितने टाइम का होता है। 42 डेज़ में भी पूछता है, वीक्स में भी पूछता है, ठीक है? तो 42 डेज़ 6 वीक। सूतिकावस्था जो होती है, प्यूपेरियम जो पीरियड होता है, इसे क्या कहते हैं, प्यूपेरियम पीरियड भी बोलते हैं, सूतिकावस्था भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं, इन ज़रूर याद के रखना। इस दौरान क्या होता है, मातृ मृत्यु जैसे पीपीएस के कारण नवजात मृत्यु का खतरा सबसे अधिक होता है। इस टाइम पे क्या होता है, मदर को क्या होता है, पीपीएस होता है। पीपीएस क्या होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज। में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है जिससे मदर की डेथ हो जाती है, और अगर मदर की डेथ हो गई तो ऑब्वियसली सी बात है, बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट नहीं मिल पाई तो बच्चे की भी डेथ होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली पीपीएस से ही हम 2 जानों को खो देते हैं, तो उसका भी हमें ध्यान रखना, ऑब्जर्वेशन करना है। यहाँ पे न्यूबॉर्न बेबी की केयर जो है उसकी कैसे केयर करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग, जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कराएँ। माँ को समझाएँ कि पहला गाढ़ा जो पीला दूध है ना, कोलेस्ट्रम, वो बच्चे का पहला टीका है, इसे ज़रूर पिलाना, इसे निकाल के फेंकने से बिल्कुल बचाएँ, फेंकने ना दें उन्हें, ठीक है? जो उसे बीमारियों से बचाता है, ये इम्यूनिटी का एक वैक्सीन है, ये बताएँ और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताएँ ताकि वो उनको इनकरेज करें उन्हें। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं 6 महीने तक स्तनपान। परिवार को दृढ़ता से बताएं कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, पानी, घुट्टी, शहद या गाय का दूध बिल्कुल भी ना दें। उन्हें ये बताएं कि 6 महीने तक जो रिक्वायरमेंट होती है बच्चे की, वो सिर्फ दूध से पूरी हो सकती है, आपको इस बाहर से चीज़ें को देने की ज़रूरत नहीं है, इससे कुपोषण हो जाएगा। उनके हार्म के बारे में उनको सीधा-सीधा, साफ-साफ बताना। केवल माँ का दूध पिलाएं। केएमसी यहाँ पे क्या कहते हैं, कंगारू मदर केयर। यदि बच्चा कमज़ोर या कम वज़न का है तो माँ और परिवार को बच्चे को केएमसी देने की सलाह दें। केएमसी कैसे देनी है, उन्हें स्किन टू स्किन टच कराना है, उनको अपने सामने सिखाएँ और बताएँ कि कैसे उनको देना है। गर्भनाल की देखभाल, यहाँ पे अम्बलाइकस की केयर के बारे में, अम्बलाइकस जो कॉर्ड होती है उसकी केयर की बात की जा रही है। नाल को सूखा और साफ रखें, ये नहीं कि उस पे ले जाने के बाद तेल या राख या गोबर बिल्कुल भी ना लगाएँ, ये सब ये नहीं लगाने के लिए उनको बचाना, बताना। आप पहले ही बोल देना कि ऐसा-ऐसी चीज़ें नहीं करनी, नहीं तो वो घर ले जाकर कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। टीकाकरण, जन्म के तुरंत बाद बीसीजी, ओपीवी, 0 डोज़ होता है ओपीवी का, एंड हेपेटाइटिस बी टीका लगाना सुनिश्चित करें। हेपेटाइटिस बी 24 घंटे में लगता है, अगर 24 घंटे में नहीं लग पा रहा है तो इसकी फर्स्ट डोज़ 1 साल के अंदर लग सकती है। अगर एट बर्थ लग रहा है तो 0.5 डोज़ होती है, ठीक है? एंड 0.1 होती है, एंड अगर 1 सॉरी, अगर एट बर्थ लग रहा है तो ये 0.5 होती है, अगर 1 ईयर में लग रहा है तो ये 1 होती है, 1 ml, ठीक है? अब माँ की देखभाल और पोषण, यहाँ पे माँ की देखभाल और पोषण की बात कर लेते हैं
कि पोषण स्तनपान कराने वाली जो ब्रेस्ट, अब यहाँ पे तो डिलीवरी तक तो हो गया, अब यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग की बात आ रही है। ब्रेस्ट फीडिंग में मदर को कैसी केयर की ज़रूरत है। तो स्तनपान कराने वाली जो गर्भावस्था होती है, यह अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो जाती है। यहाँ पे जो प्रेग्नेंट लेडी से भी ज़्यादा नीड हो जाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे। अतिरिक्त भोजन, दालें, दूध, हरी सब्जियाँ खाने को कहें, क्योंकि वो खुद अपना अपना बॉडी तो चला ही रही है, दूसरी बॉडी को भी चला रही है। तो मतलब उसे भी एनर्जी अपनी बॉडी से ही दे रही है, तो उसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है। आयरन और कैल्शियम, प्रसव के बाद भी 6 महीने तक आयरन और कैल्शियम की गोली जारी रखने के लिए सलाह दें। स्वच्छता, प्रसवोत्तर रक्तस्राव या लोकिया जो हो जाता है दौरान साफ पैड का उपयोग करें और जननांगों की सफाई रखने के लिए बोलें उनको लोकिया पीरियड में, ठीक है। अब पोस्टमार्टम डेंजरस साइन क्या होता है? पोस्टमार्टम के जो डेंजरस साइन है वो कौन कौन से हैं? माँ के लिए अतिथिर रक्तस्राव, पीपीएच होता है, पोस्टमार्टम हेमरेज, पेट का जल्दी जल्दी भीगना, बहुत जल्दी भीग रहा है, अगर बदबूदार स्राव आ रहा है, या टेम्परेचर जो है 104.4 से है या इससे अधिक भी है, छाती में दर्द या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो रहा है, बाद में कोई उसे टेंशन हो रही है, बच्चे को नुकसान पहुँचने का विचार आ रहा है कि मेरे साथ क्या होगा, बच्चा मेरा ठीक है, बच्चे के साथ क्या होगा, ऐसे ऐसे अगर टेंशन हो रही है माँ को। नवजात के लिए क्या होता है? दूध नहीं पी रहा हो, सुस्त होना या कम ज़ोर ज़ोर से रोना, शरीर का ठंडा पड़ जाना या बुखार आना, सांस तेज चलना, 1 मिनट में 60 से अधिक बार, गर्भनाल से मवाद या खून आना। तो ऐसी कंडीशन ये जब होती हैं, चीज़ें जो होती हैं हाई रिस्क होती हैं ऐसी, तो उनको ये सलाह देना अगर ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। फैमिली प्लानिंग, यहाँ पे डिलीवरी के बाद में फैमिली प्लानिंग के एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट बच्चा हमें कब प्लान करना है, ये बातें चीज़ें उनको ज़रूर बताना। प्रसव के बाद क्या होता है? जल्दी ही दोबारा गर्भधारण करने से माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो जाता है, क्योंकि पहला जो बच्चा होता है उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि मदर के पास ही नहीं होता। मदर दूसरे बेबी को प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके न्यूट्रिशन और अपना न्यूट्रिशन वो इतनी जल्दी जो ब्लड होता है, जो बॉडी होती है, वो सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाती। तो वहाँ पे जो माँ भी वीक हो जाती है और बच्चा भी। यहाँ पे पीपीआईयूसीडी, प्रसव के तुरंत बाद 48 घंटे के भीतर जो होती है कॉपर टी लगवाने के फ़ायदे बताएँ। अंतरा इंजेक्शन के बारे में बताएँ, या हर 3 महीने में लगाने वाला गर्भ निरोधक होता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, इंजेक्शन होता है, जो स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए सुरक्षित है। यहाँ पे आता है कभी-कभी क्वेश्चन आता है कि ऐसा गर्भ निरोधक है जो इंजेक्शन फॉर्म में आता है, क्या आता है? अंतरा। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। छाया, गोली सप्ताह में 2 बार ली जानी चाहिए वाली गैर हार्मोनल गोली है, या विदाउट हार्मोनल है, ठीक है। ये चीज़ें जो की पॉइंट्स हैं ये आप ज़रूर याद रखो। निरोध जो होता है कंडोम, पति को कंडोम के उपयोग के लिए प्रेरित करना, ठीक है। नसबंदी, यदि पूरा परिवार पूरा हो गया है तो पुरुष या महिला को नसबंदी की सलाह दें, ठीक है। यहाँ पे पुरुष भी वैसेक्टोमी करवा सकता है, मदर जो होती है, लेडी जो होती है, टूबेक्टोमी करा सकती है। परिवार के सदस्यों की भूमिका, पति और सास के परामर्श, यहाँ पे क्या हो जाते हैं? भारतीय और विशेषकर ग्रामीण बिहार जैसे परिक्षेत्र में जो होता है वहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी अधिकांश निर्माण परिवार के बड़े सदस्य जैसे सास, ससुर या घर का जो मुखिया वो लेता है, पति द्वारा लिए जाते हैं। इसलिए एएनएम के लिए उन्हें भी परामर्श देने में ज़रूर इम्पोर्टेंट है, उनका रोल है, शामिल करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं? सास के लिए परामर्श, उन्हें समझाएं कि पुरानी हानिकारक परंपराओं जैसे जन्म के बाद बच्चे को नहलाना या पहले 3 दिन तक माँ को दूध ना पिलाने देना को छोड़ें। उन्हें बताएं कि नई वैज्ञानिक विधियाँ और माँ और पोते पोती के लिए ज़्यादा सुरक्षित है, ठीक है। पति के लिए परामर्श, अभी हस्बैंड को क्या बताना है? पति को अपनी पत्नी के लिए पौष्टिक भोजन का प्रबंध करने और उसे भावनात्मक सहारा देने, भारी काम में हाथ बटाने और प्रसव के लिए पैसे या परिवहन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी को समझाएं। उन्हें बताएं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और इनको हैंडल करो, ठीक है। तो वो ताकि वो खुद से करें, मदर को यहाँ पे एफर्ट ना करना पड़े। नेक्स्ट, अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का जो स्कोर है वो क्या रहता है। हमारी क्लास में आप लोगों का स्कोर जो होता है फुल ही रहता है, फुल में फुल। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, गर्भावस्था के दौरान आयरन और फॉलिक एसिड जो आईएफए की गोली होती है का सेवन सामान्यतः कब शुरू करने की सलाह दी जाती है? पहले महीने में, 14 सप्ताह में, चौथे महीने से, 20 सप्ताह से और 36 सप्ताह से। यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, 14 वीक बोला था, या फिर सेकंड ट्राइमेस्टर, या फिर चौथा महीना, ठीक है। कुछ भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनम की गर्भवती महिला को आईएफए की गोली किसके साथ लेने के लिए परामर्श देना चाहिए? यहाँ पे नहीं नहीं बोला है ना, देना। आपको पूरे क्वेश्चन के लैंग्वेज को है लास्ट तक पढ़ना है, बढ़िया। चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, नींबू या विटामिन सी युक्त भोजन के साथ, दूध के साथ। यहाँ पे आईएफए हमारा जो इसका दोस्त कौन है? विटामिन सी, ठीक है। दुश्मन कौन था? कैल्शियम। सुरक्षित मातृत्व के लिए प्रसव अवधि, एंटीनेटल पीरियड के दौरान गर्भवती महिला को कम से कम कितनी बार एएनसी पूर्व जांच करानी चाहिए? कम से कम की बात की जा रही है तो हम 4 बार करेंगे, सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ पे 4, गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा खतरे का संकेत है, डेंजरस साइन नहीं है बेटा, देखो नहीं पकड़ लिया गया यहाँ पे। योनि से रसराव होना, तेज सिर दर्द और आंखों में धुंधला होना, सुबह के समय धीमे चलाना या हल्की उल्टी, मॉर्निंग सिकनेस जिसे कहते हैं, चेहरे और हाथों पर अत्यधिक सूजन। मॉर्निंग सिकनेस जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर का नॉर्मल साइन होता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया सी ऑप्शन, राइट, सी को लॉक किया जाए। हमारा यहाँ पे रहेगा 5, जननी सुरक्षा योजना JSY के अंतर्गत बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर माता को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात की गई है तो यहाँ 1400 रुपये दी जाएगी, शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो 1000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 6, प्रसव के पहले चरण फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में यदि कोई मेडिकल जटिलता ना हो तो एनएम को महिला को क्या परामर्श देना चाहिए। बिस्तर पर बिल्कुल सीधे लेटना, वार्ड में थोड़ा टहलने, आरामदायक स्थिति में बैठे, पेट पर दबाव डालने, तुरंत जोर लगाने का पुशिंग की नहीं। कोई मेडिकल जटिलता नहीं है तो वार्ड में थोड़ा टहलने घूमने के लिए बोलें और या फिर अपनी आराम कंफर्ट जोन में बैठने को बोलें। नेक्स्ट रहेगा हमारा 7 क्वेश्चन, जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को कौन सा दूध पिलाने की सलाह दी जाती है। गाय का दूध, शहद और पानी गुट्टी, माँ का पहला गाढ़ा दूध, कोलेस्ट्रम डिब्बे वाला। यहाँ पे कोलेस्ट्रम की बात की जा रही है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। प्रसव के बाद कितने समय के भीतर नवजात शिशु को स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कराना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग कब तक शुरू करें, 1 घंटे के भीतर, 4 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे। तो ब्रेस्ट फीडिंग हम 1 घंटे के भीतर स्टार्ट करा देनी चाहिए, ठीक है। रहेगा अब हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 9, KMC जो होती है कंगारू मदर केयर से आ गया क्वेश्चन, तकनीकी का परामर्श मुख्य रूप से किन बच्चों के परिवार को दिया जाता है। कैसे बच्चे हैं जिनको ये KMC जो होती है इम्पोर्टेंट होती है, सबको दे सकते हो, नॉर्मली बेबीज़ को स्टार्टिंग में तो देना ही चाहिए। यहाँ पे अत्यधिक वजन वाले बच्चों को, कम वजन वाले लो बर्थ वेट वालों को या प्रीमेच्योर को, केवल जुड़वा को, जन्मजात विकृति वालों को। तो यहाँ पे लो बर्थ वेट या प्रीमेच्योर जो बेबीज होते हैं उनको देना चाहिए KMC, जरूरी मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है उनके लिए। रहेगा हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, नवजात शिशु की गर्भनाल अम्लाइकर कॉर्ड की देखभाल के परिवार को क्या शिक्षा देनी चाहिए। यहाँ पे फैमिली एजुकेशन की बात की गई है, किसके लिए, अम्लाइकल कॉर्ड के लिए। उस पर सरसों का तेल या घी लगाना चाहिए, उस पर दोबारा गोबर या राख लगानी चाहिए, उसे साफ और सूखा रखना चाहिए, उस पर कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, उसे कसकर पट्टी से बंद करना नहीं, बिल्कुल आपको उसे साफ रखना है और उस पर कुछ भी नहीं रखना, सूखा रखना है। जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को बीमारियों से बचाने के लिए कौन सा टीका लगाएं। जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को कौन कौन से लगाते हैं, BCG, OPV, 0 डोज या हेपेटाइटिस में। हमारा पैसा जो फर्स्ट ऑप्शन है उसे लॉक किया जाए, ये राइट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं हम यहाँ पे। प्रसवोत्तर अवधि, पोस्टनेटल पीरियड या सूतिका अवस्था सामान्यतः कितने दिनों की मानी जाती है। जो हम जिसका इंतजार था वही क्वेश्चन आ गया, 42 डेज 6 वीक, ठीक है। प्रसव के बाद पोस्टमार्टम माता के लिए सबसे बड़ा और जानलेवा खतरे का संकेत क्या है। हल्का पेट दर्द, अत्यधिक रक्तस्राव या पोस्टमार्टम हेमरेज, PPH, सामान्य थकान महसूस होना, स्तनों में दूध का भराव। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 14, 6 महीने तक शिशु को केवल स्तनपान एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराने का क्या अर्थ है। स्तनपान के साथ केवल थोड़ा पानी देना, स्तनपान के साथ गाय का दूध देना, माँ के दूध के अलावा पानी या कुछ भी अन्य आहार नहीं देना, ये हो जाता है हमारा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में। कुछ भी नहीं देना, ओनली मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। परिवार नियोजन के लिए प्रसव के तुरंत बाद 48 घंटे के भीतर अस्पताल में कौन सी विधि अपनाई जाती है। 48 घंटे की बात की गई है तो यहाँ पे PPICUD, पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन कॉपर सेप्टिव डिवाइस की बात की जा रही है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 16, स्तनपान कराने वाली माताओं को सुरक्षित अंतरा या गर्भ निरोधक इंजेक्शन कितने समय के लिए अंतराल पे लगाया जाता है। जो अंतरा इंजेक्शन है वो कितने टाइम में, ड्यूरेशन में लगाया जाता है, 3 महीने में, ठीक है। एक मात्र कॉन्ट्रासेप्टिव है जो इंजेक्शन फॉर्म में आ जाता है, कौन सा होता है, अंतरा। एक नवजात शिशु में खतरे का संकेत डेंजर साइन क्या है, जिसके लिए परिवार को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। इसमें डेंजर साइन हमें देखना कौन सा है जिसपे तुरंत हॉस्पिटल रेफर करना चाहिए। शिशु का दूध ना पीना, शिशु का 1 मिनट में 60 से अधिक बार तेज सांस लेना, शिशु के शरीर का अत्यधिक ठंडा होना। यहाँ पे हमारे तीनों ऑप्शन राइट है, तीनों में हम डेंजरस साइन है, तीनों की कंडीशन में हमें हॉस्पिटल लेके जाना है तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 18, JSS जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम से बीमार नवजात शिशु के लिए मुफ्त इलाज, दवा और परिवहन की सुविधा कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा आंसर है हमारे फर्स्ट 1 ईयर तक हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा किसमें है, 1 साल तक है। अब यहाँ 1 महीना भी था
1 मंथ में भी, तो 1 मंथ में कन्फ्यूजन में मत लगा देना, 1 ईयर करना है। प्रसव पीड़ा लेबर पेन के दौरान सांस लेने की तकनीक के बारे में एएनएम गर्भवती महिला को क्या बताएगी? घबराहट में छोटी छोटी सांसें लें, दर्द सहने के लिए लंबी और गहरी सांसें लें, सांस रोक कर रखें, मुंह से सांस लें और नाक बंद करें। लेबर पेन के दौरान सांस लेने तकनीकी को क्या कहेंगे? दर्द सहने के लिए लंबी और गहरी गहरी सांसें लें। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20। गर्भावस्था में कैल्शियम की गोली खाने का सही तरीका क्या है? कैल्शियम की गोली कैसे खानी है? इसे हमेशा आयरन की गोली के साथ खाना खाएं, बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि ये तो दुश्मन है, दुश्मन को एक साथ बिल्कुल भी नहीं करना है। इसे सुबह खाली पेट खाएं, बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं। इसे आयरन की गोली के साथ कभी नहीं खाना चाहिए, दोनों के बीच कुछ घंटों का अंतर होना चाहिए। बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये था आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई होप सभी को क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।